कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता के लिए अगर किसी को कविता लिखनी हो तो चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात चित्र को समझने की उसमें कला होनी चाहिए। उसके बाद या उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, सस्वर विस्वर के सहित भी होने चाहिए, अर्थात उसके जो शब्द हैं लिखने के लिए उसको क्या है, अगर कोई बोल भी दे तो उसको भी समझने की क्षमता होनी चाहिए। जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। तो इस प्रकार का मानना था कि पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत जी का। जान लेते हैं सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी। जैसा कि आप इनका चित्र देख रहे होंगे, इस प्रकार से दिखते थे सुमित्रा नंदन पंत जी। और जो इनका कि मूल नाम जो था गोसाई दत्त कहलाते थे। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। इनका कि जो जन्म है 1900 ईस्वी में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ पर? सन 1900 ईस्वी में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी रही हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। अर्थात प्रकृति से भी इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, है ना, लोकायतन आदि जो हैं इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, जिनमें से इनको क्या है अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। कौन कौन से? के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण तक इनको मिल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के बारे में अपनी कविताओं को अत्यंत रोचक बनाया, जिससे कि इन्हें इस प्रकार से पुरस्कार हर एक किसी की बस की बात नहीं है, तो इस प्रकार से इन्हें मिल सके। बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है 77 ईयर में हो जाती है, अर्थात 1900 में इनका जन्म होता है, तो वहीं 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात कर लेते हैं छायावध के महत्वपूर्ण स्तंभ। छायावध के 4 स्तंभ होते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। ध्यान रखना, छायावध के 4 स्तंभ कहलाते हैं, पंत, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला क्या है, निराला जी, हाँ, और महादेवी वर्मा जी। तो इस प्रकार के ये छायावध के जो स्तंभ हैं, सुमित्रा नंदन पंत छायावध के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का चितेरा कवि, अर्थात प्रकृति के बारे में विभिन्न प्रकार के वर्णन करने वाले कवि। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम किसने किया? पंत ने। और उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग में भीतरी संबंधों का दस्तावेज है, कह सकते हैं, एक लेखा जोखा है क्या। उनकी जो कविताएं रची हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार की, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, तो इस प्रकार की जो कविता हैं तो उनमें क्या मिलता है, प्रकृति और मनुष्य, नेचर और एक ह्यूमन प्रवृत्ति के भीतर उनके जो भीतरी संबंध हैं या उनसे जो लगाव है मनुष्य और प्रकृति का, उनके बारे में उनकी कविताओं में वर्णन मिलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी, है ना, यूपी में। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी इन्होंने। महात्मा गांधी से ये असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1922 ईस्वी में शायद, तो उसके बीच ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे थे। तो इस प्रकार से अनेक लेखक भी हुए थे और भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए, जो कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी थे, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी ही त्याग दी थी गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन के प्रति, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। उस समय वो सरकारी नौकरी किया करते थे, तब उन्होंने भी उस प्रकार से एक स्वतंत्र लेखन कार्य किया, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, उपन्यास वो लिखने लगे थे। इसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी भी क्या, इन्होंने बीच में पढ़ाई ही छोड़ दी थी, तो ये भी स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे।
प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार, अद्भुत मीन्स आश्चर्य में डालने वाले, इस प्रकार का प्रकृति का वर्णन उनकी कविताओं में हुआ और जो कि बदलाव का पक्षधर रहा। उनकी कविताओं में प्रकृति का इस प्रकार चित्रण किया कि शुरुआती जो दौर था उसमें छायावादी कविताएं उन्होंने लिखी थी और बाद में क्या है, उनकी कविताओं से प्रेरित होकर समाज में एक बदलाव दिखाई दिया। तो इस प्रकार से उनकी कविताओं से समाज में बदलाव आया, तो जिससे इनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश उन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, तो इस प्रकार की जो कविता है तो उन्हें जादू की तरह आकृष्ट में से अपनी ओर खींच रहा था। और बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज, वे आँखें, बाद में चलकर उन्होंने ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर कि मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। मानव तुम सबसे सुंदरतम, मानववाद से प्रभावित हुए कौन? पंत जी, सुमित्रानंद पंत जी। तो उन्होंने मानव के बारे में भी लिखा। क्या लिखा? कि मानव तुम सबसे सुंदरतम, सुंदर से भी सुंदर हो जैसी पंक्तियां लिखते रहे वे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना इसके क्षेत्र में भी काम किया और रूपाव नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। इम्पोर्टेंट है कि पंत जी ने, सुमित्रानंद पंत जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया, एग्जाम में बनती है। तो रूपाव नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। प्रगतिवादी, उस समय प्रगतिवादी साहित्य कह सकते हैं 1941 ईस्वी के बाद से लगभग, तो 1941 ईस्वी प्रकृति साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श उस पत्रिका में रूपाव के माध्यम से ये करते थे। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। पंत जी अपनी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, अलर्ट थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या कह सकते हैं बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं कि उसकी जो रचना है उनमें प्रकृति की जादूगरी है। प्रकृति को एक जादूगर की तरह माना है। तो भाषा में उनकी अभिव्यक्ति हुई और स्वयं पंत चित्र भाषा कह सकते हैं बिंबात्मक भाषा, बिंब प्रदान करने वाली भाषा, अर्थात किसी भी चित्र को देखकर विभिन्न प्रकार के बिंब उभार देना। तो इस प्रकार की बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन उन्होंने किया था। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। जो कविता है यहाँ पर जो आपकी क्लास 11th आरोह नामक पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी हुई है, तो वे आँखें जो पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, उस समय लिखी थी 1940-41 के बाद की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, चोट पहुंचाता है, उनको दुख देता है कि युग युग से शोषण जो रहा है, शोषण के शिकार हुए जो किसान लोग हैं, किसानों का जो जीवन है वह कवि को दुख देता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर जब 1947 के बाद जो स्वाधीन भारत बन जाता है तो किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार से उन्हें गहरी चोट पहुंचती है और कविता ऐसे दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो उस समय 1947 के बाद भी किसानों की स्थिति जो थी क्या थी, अत्यंत दयनीय थी। तो पंत जी थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उनके दुख को जाना, पहचाना और अपनी कविताओं के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाया और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती हैं। जो विभाजित समाज था, विभिन्न प्रकार के वर्ग बने, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, धर्म आदि जो खाका बना, तो इस प्रकार का वर्णन जो पंत जी की कविता है वे करती हैं। तो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में पंत जी की वे आँखें कविता के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और हो सके तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।